हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी। क्षितिज भाग 2 से एक कहानी, यह भी मनु भंडारी द्वारा लिखित आत्मकथ्य। इसमें जो है अपने जीवन के बारे में कुछ घटनाएं आपके सामने प्रस्तुत की हैं लेखिका ने। तो इन्होंने बताया कि कहाँ इनका जन्म हुआ, कहाँ इनका बचपन बीता, और साथ में इन्होंने अपने माता और पिता के बारे में, कैसा उनका पिता का व्यवहार था और कैसी उनकी माता थी। तो यहाँ मनु भंडारी ने हमें बताया कि वो 5 भाई बहन थे, जिसमें 3 बहनें और 2 भाई। सबसे बड़ी जो उनकी बहन थी, उनकी जो शादी है वो लगभग जब मनु भंडारी लेखिका 7 वर्ष की थी तब उनकी शादी हो गई थी। इनसे 2 साल बड़ी सुशीला इनकी जो है बड़ी बहन थी, जिनके साथ इन्होंने खेला और ये जो है बड़ी हुई। लेकिन बाद में इनकी भी शादी हो गई। इनके भाई जो है बाहर चले गए पढ़ने के लिए, ये सबसे छोटी थी, तो इसलिए जो है पिता की नजर अब जो है मनु भंडारी पर पड़ी, यानी कि पूरा फोकस अब जो है मनु भंडारी पर ही रहा। तो चलिए इस कहानी को आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि उन्होंने अपनी माता और पिता के बारे में हमें बताया कि उनके पिता कैसे थे, उनके पिता का व्यवहार कैसा था। पहले उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, लेकिन बाद में स्थिति बदलते ही जो है इनकी पिता का जो व्यवहार है उसमें भी परिवर्तन हो गया था, क्योंकि इनके अपनों ने इन्हें जो है धोखा दिया। अपनी माता के बारे में बताया कि इनकी माता जो है बहुत ही धैर्यवान थी, सहन शक्ति उनमें थी, क्योंकि वो उनके पिता की जो है जातियां सहती थी। ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पर क्या कहा कि मेरी माँ जो है बहुत अच्छी थी, बहुत धैर्यवान थी, लेकिन मैं कभी भी अपनी माँ की जैसे नहीं बन पाई। इन्होंने क्या कहा कि मैं जो हूँ अपनी माँ के आदर्शों को जो है ग्रहण नहीं कर पाई, और ना ही उनका त्याग, ना ही सहिष्णुता। खैर जो भी हो, अब यह पैतृक प्राण यही समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। तो अब जो है पहले अपने माता और पिता के बारे में बताती हैं, और अब इन्होंने यहाँ पर अपने बारे में बताया कि ये जो है 5 भाई बहनों में सबसे छोटी रही, और सबसे बड़ी बहन की शादी जो है लगभग जब ये 7 साल की थी तब उनकी शादी हो गई थी, और एक धुंधली सी याद जो है उनको अपनी बहन की शादी ही रही है। कहती हैं, अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले। साथ में इन्होंने बताया कि हम जो है अपने पूरे घर में ही, देखिए वो सारा खेल उन्होंने खेला, अपने भाइयों के साथ भी वो खेल खेलती थी। लेकिन कहती है हमारे खेल का जो दायरा है वो सिर्फ घर तक था, और घर जो है घर तक 4 दीवारी तक सीमित नहीं था, बल्कि आसपास के जो मोहल्ले के जो घर हैं वो भी जो है घर में ही आते थे। यानी कि उस समय जो है आसपास का जो वातावरण था बहुत अच्छा था, आपसी प्रेम भाव था पास पड़ोस में। ठीक है। तो इसलिए जो है कहती हैं कि कुछ घर तो परिवार का ही हिस्सा था। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी जिंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं। यानी कि इस मोहल्ले के लोग, जब इन्होंने अपनी शुरुआती कहानी, अपनी लेखन जो है कार्य इन्होंने शुरू किया, तो कहती हैं प्रारंभिक जो मेरे लेखन का टॉपिक रहा वो मेरे जो पड़ोस के लोग हैं उन्हीं को जो है मैंने लिखा है। ठीक है। कहती हैं 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे घर का नहीं है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच ही मैं बड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाप जो है मेरे मन पर कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियां लिखते समय। अर्थात ये जो जिनके साथ ये रही है, देखो जब वो रही तब तो उन्होंने कहानी नहीं लिखी है, कहानी इन्होंने बाद में लिखी। तो अब जो है इनके बारे में ये जो लिखती हैं, कहती हैं ये तो जब मैं कहानी लिखती हूँ उस समय मुझे पता चलता है कि जो मेरे पास पड़ोस के लोग हैं उनकी कितनी गहरी छाप जो है मेरे अंदर पड़ी है, क्योंकि उनको बिल्कुल सब कुछ जो है याद था। इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भाव भंगिमा भाषा किसी की भी धुंधली नहीं किया है। यानी कि अब इतने सालों बाद लेखिका लिख रही हैं तो कहती हैं कि अभी भी जो है सब कुछ मुझे याद है, किसी को भी धुंधला नहीं किया है, और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए उसी समय। यानी कि अब जो है उन्होंने उन भावों को जो है सब, उनकी भाषा, यानी कि जिसके बारे में भी वो लिखती हैं उनको वो सब कुछ याद था।
अब लेखिका बताती हैं कि उसी समय के दास साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे लिए भी आश्चर्य का विषय था। एक सुखद आश्चर्य कि उनको जो है इन सब लोगों के बारे में जो है बिल्कुल अभी भी ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वो उनके सामने। उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य जो योग्यता थी वो 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक सन 44 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त कर ली, यानी कि वो शादी के लायक हो गई। ठीक है, तो अब जो है उनकी शादी करके वो कोलकाता चली गई। कौन? सुशीला। अब कहती हैं दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ, क्योंकि जब बड़े भाई बहन इधर उधर चले गए, बहनों की शादी हो गई, भाई जो है बाहर चले गए पढ़ने के लिए, अब पिता का ध्यान भी पहली बार मुझ पर जो है केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुगढ़ गृहिणी और कुशल पाकशास्त्री बनाने के लिए नुस्खे जो है जुटाए जाते थे और उनके हिसाब से, लेकिन उनके पिता जो है उनसे क्या कहते थे? उनके पिता कहते थे कि तुम रसोई से दूर ही रहो। रसोई को वे भटियार खाना कहते थे और उनके हिसाब से वहां रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में डालना, भट्टी में झोंकना था। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की जमावड़े होते थे और जमकर बहसें चलती थी। बहस करना पिताजी का प्रिय सदन था। अब इनके पिता जो है कांग्रेस पार्टी के जो है सदस्य थे, तो अब यहाँ पर इनके घर में जो है क्या होती थी? राजनीतिक पार्टियां आती थी और बहस चलती रहती थी। इनके पिता भी जो है बहस में ही थे। चाय नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे वहीं बैठने के लिए कहते। वे चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश में चारों तरफ क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, और हो भी तो बहुत कुछ रहा था। ठीक है, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां तो कहती है देश में हो भी बहुत कुछ रहा था। सन 42 के आंदोलन के बाद से तो सारा देश जैसे खोल रहा था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां जो है उसके आपसी विरोध का मतभेद तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों की रोमानी आकर्षण, उनकी कुर्बानियों से जरूर मन आक्रांत रहता। कहती हैं तो 10वीं कक्षा तक आलम यह था। अब बताती हैं कि क्लास 10 तक जो है किस तरह का आलम था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती थी, यानी कि उनको समझ में तो नहीं आती थी लेकिन फिर भी सुनती थी, और बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें वो पढ़ती थी, यानी कि वो पहले लेखक से उनका कोई परिचय नहीं होता था, किताबें वो पढ़ लेती थी। सन 45 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से उनका परिचय हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल जहां मैंने ककहरा सीखा, 1 साल पहले ही कॉलेज बना था और वे इसी साल जो है नियुक्त हुई थी। उन्होंने बकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया। तो इनको जो है साहित्य की दुनिया में प्रवेश किसने कराया था? शीला अग्रवाल, जो कि इनकी प्राध्यापिका थी। ठीक है, अब देखिए मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला। अब जो है जब ये फर्स्ट ईयर में आई तो वो पहले सिर्फ पढ़ती थी, लेकिन अब जो है चुनाव करके पढ़ने में उसे बदल गया। खुद चुन चुनकर किताबें दी किसने? शीला अग्रवाल ने। पढ़ी हुई किताबों पर बहसें भी की और 2 साल बीतते न बीतते साहित्य की दुनिया जो है शरत प्रेमचंद्र से बढ़कर जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, भगवती शरण वर्मा तक जो है फैल गई, यानी कि सबको ये पढ़ने लग गए। फिर तो फैलती ही चली गई, यानी आगे जो है ये पढ़ने का जो दायरा है वो और ज्यादा विस्तार हो गया। उस समय जैनेन्द्र जी की छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने बहुत आकृष्ट किया था। पढ़ा जरूर, पर उस समय वह मेरी समझ के सीमित। अब देखो कहती हैं अज्ञेय जी का उपन्यास उन्होंने पढ़ा था शेखर, लेकिन उनको समझ में नहीं आया था। लेकिन कुछ सालों बाद जब नदी के द्वीप इन्होंने पढ़ा तो उससे जो है उसने मन को इस कदर बांधा कि उसी झोंक में शेखर को फिर से उन्होंने पढ़ गए। तो यानी कि अब जो है उन्हें हिंदी साहित्य का जो है ज्ञान होने लगा। तो वो जो है पहले जिन कहानियों को पढ़ती थी तो वो उन्हें पहले समझ में नहीं आती थी, सिर्फ पढ़ती थी, लेकिन बाद में जब इनको नदी का द्वीप इन्होंने पढ़ा तो फिर से इन्होंने शेखर को पढ़ा और अब जो है कुछ समझ के साथ इन्होंने पढ़ा। ठीक है, वह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धारणा के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे। चित्रलेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए
उम्र में जितना समझ सकती थी मैंने समझा। तो कहती है मैंने बहुत कुछ पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ जो है वो लंबी लंबी बहसें भी करती थी। अब आगे देखिए, शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की चारदीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहां से सीखकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। अब देखिए, इनके घर से माहौल ही ऐसा था कि वो जो है राजनीतिक पार्टियों के साथ जो है बैठती थी घर में, उनको सुनती थी। उस समय छोटी थी, समझ में नहीं आता था, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जो सुनी हुई बातें होती हैं आपके अचेतन मन में चली जाती हैं। तो वो जो है बाद में जब शीला अग्रवाल के साथ जो है इनका साथ इनको मिला, तो इन्होंने जो है अब वो सारी चीजें सक्रिय हो गई। ठीक है, कहीं ना कहीं जो है वो उसको जो है एक सजीव रूप मिलने लग गए। ठीक है, तो कहती है बीच में बैठकर स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिता ने शुरू किया था, उन्होंने वहां से खींच कर, यानी कि उस घर से खींच कर जो है उन स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। सन 46 और 47 के दिन वे स्थितियां, उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था भला। तो कहती हैं क्योंकि 1946-47 में जो है जोरों शोरों से स्वतंत्रता की तैयारी चल रही थी, सभी जगह जो है हड़तालें चल रही थी, जुलूस हो रहे थे, भाषणबाजी हो रही थी। तो उस समय जो है इतना कुछ सीखने के बाद, क्योंकि परिवार का जो परिवेश था वो भी उन्हें ऐसे ही मिला, साथ में जो उनकी प्राध्यापिका थी शीला अग्रवाल, उनसे भी जो है कुछ ऐसा ही उनको माहौल मिल रहा था। तो कहती हैं अब जो है उसमें सक्रिय भागीदारी में बदलना जो है ये अब क्या हो गया था, इसके बाद जो है ये बदल चुका था। कहती हैं 46-47 के वे दिन, वे स्थितियां जिसमें उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था भला। प्रभात फेरियां होती थी, हड़तालें होती थी, जुलूस भाषण हर शहर का चरित्र था, क्योंकि इतनी आसानी से हमें ये आजादी नहीं मिली है, बहुत कुछ सहना पड़ा उस समय के लोगों को। तो कहती है बहुत कुछ हो रहा था और पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सबसे जुड़ना हर युवा का उन्माद था। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था। स्थिति यह हुई अब जो है कि एक जो है बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में। अब क्या हुआ, कहती हैं ये तो बवंडर पूरे देश में तो चल ही रहा था, हलचल चल रही थी, स्वतंत्रता की तैयारी हो रही थी। तो अब जो है इनके घर में भी एक बवंडर मच गया। अब क्या बवंडर मचा, आगे देखिए क्या कहती हैं कि पिताजी की आजादी की सीमा यही तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठूं बैठूं, जानूं समझूं। अब पिताजी क्या चाहते थे कि राजनीतिक पार्टियां घर में आए और उनकी बेटी जो है देश के बारे में जाने, उसके साथ उनके साथ बैठे, उनको समझे। लेकिन खुद जो है आंदोलन में नारेबाजी में जाना ये वो नहीं चाहते थे। लेकिन यहाँ लेखिका तो कुछ और ही कर बैठी थी। वो तो शीला अग्रवाल की उन उपदेशों से, उन भाषणों से जो है, वो जोशीले जो भाषण देती थी उनसे जो है वो प्रेरित हुई और वो भी देश के लिए जो है आगे चली गई। अब कहती है उनके पिता का जो दायरा था, आजादी की जो सीमा थी, वो यही तक थी कि उनकी उपस्थिति में जहां उनके पिता बैठते हैं वहां आए और लोगों के बीच उठूं और बैठूं, जानूं समझूं, हाथ उठाकर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती। लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। लेकिन अब लेखिका तो क्या, वो तो नारे लगाने लग गई थी, सड़कों पर उतर आई थी, लड़कों के साथ जो है वो सड़कों पर जो है जा जा करके नारे लगाने लग गई थी। आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा। तो किसी की दी हुई आजादी के दायरे में चलना मेरे लिए, अब कहती है मेरे पिता के लिए मुश्किल था, लेकिन मेरे पिता चाहते थे कि मैं सिर्फ और सिर्फ घर तक ही सीमित रहूं, बस उन बातों को सुनूं और उस पर जो है कोई प्रतिक्रिया ना करूं। लेकिन वो कहती हैं ये मेरे पिता की दी हुई आजादी मुझे जो है मंजूर नहीं थी, मैं भी आगे बढ़ करके स्वतंत्रता के उस आंदोलन में आगे भाग लेना चाहती थी। कहती है मेरे लिए जो है इस आजादी के, किसी की दी गई यानी कि पिता की दी गई उस आजादी के दायरे में चलना मेरे लिए मुश्किल था। जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो तो सारे निषेध जो है, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, यह तभी जाना और अपने क्रोध से सबको जो है
थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ। अब जो है पिता का जो व्यवहार था, पहले से ही सभी लोग जो है, क्योंकि वो जरा क्रोधी स्वभाव की थी, सभी डरते थे, माँ भी जो है उनसे डरती थी। लेकिन अब जो है वो चाहते थे कि शीला अग्रवाल के साथ जो है ये जो जिस तरह से इनका क्या कर रही हैं, उनके साथ साथ वो चल रही हैं, सड़कों पर नारेबाजी कर रही हैं, भाषणबाजी कर रही, सड़कों पर उतर गई हैं, तो वो पिता नहीं चाहते थे। लेकिन अब जो है लेखिका ऐसा नहीं चाहती थी कि वो किसी की दी गई आजादी के दायरे में रहे। कहती है, जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, यह तभी जाना, क्योंकि अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिता से भी वो टक्कर ले डाली। ठीक है, टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ राजेंद्र से शादी की। अब जो है इनकी शादी हो गई राजेंद्र से, तब तक वह चलता ही रहा, यानी कि जब तक मेरी शादी नहीं हुई तब तक जो है पिता के साथ मेरी टक्कर होती रही। हर बात पर विरोधाभास होता था, क्योंकि पिता उनको आजादी नहीं देना चाहते थे, और सिर्फ ये आपकी जो लेखिका है बन्नू भंडारी, वो जो है स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना चाहती थी, वो जो है सड़कों पर नारेबाजी करती थी। तो जो है इनका जो है टकराव दोनों में, पिता और बेटी में होने लग गया। ठीक है, तो अब आगे देखिए, यश कामना, बल्कि कहूं कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी। यानी कि वो चाहते थे कि यश मिले, उनको जो है प्रतिभा मिले, प्रतिष्ठा मिले, और उनके जीवन की धुरी था यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए। अब देखिए, वो कहते थे उनको यश भी चाहिए था, और ये उनकी सबसे बड़ी दुर्बलता थी। लेकिन देखिए किस प्रकार की यश चाहिए इनको, ये जीवन की धुरी इनका यह सिद्धांत था कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए। कुछ विशिष्ट बनने के लिए देखो उसे कुछ विशिष्ट काम करना पड़ेगा, कुछ ऐसे काम करने चाहिए समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। इसके चलते ही मैं एक बार उनके कोप से बच गई थी। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिलें और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। अब क्या हुआ, फिर जो है आप कॉलेज की बात बताती है कि एक बार हुआ क्या, उनके पिता चाहते थे कि समाज में जीने के लिए आपको जो है ऐसा व्यक्ति एक विशिष्ट बन के जीना चाहिए, आपको समाज में नाम हो, आपका सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, आपका वर्चस्व हो समाज में। ठीक है, अब देखिए क्या कहते हैं, इसके चलते ही मैं एक बार उनके कोप से बच गई। कैसे, एक बार क्या हुआ, प्रिंसिपल जो कॉलेज की प्रिंसिपल हैं का पत्र आया उनके पिता के लिए कि वो आकर मिलें, और वो जो है लेखिका को अनुशासनहीनता, यानी कि वो जो है उन्होंने ऐसी अनुशासनहीनता की, इसके लिए वो कार्रवाई क्यों न की, मतलब कि जवाब दें कि आपकी बेटी जो है अनुशासनात्मक जो है इस तरह से कार्रवाई कर रही है और अनुशासनहीनता कर रही है कॉलेज में, तो आप जो है आकर जवाब दें कि क्यों ना हम ऐसा करें। तो पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला, यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी। अब जैसे ही पत्र मिला तो पिता जो है आग बबूला हो गए, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहां जा। 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। अब पिता कहते हैं कि देखो ये लड़की जो है मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। ठीक है, 4 बच्चे पहले भी थे, लेकिन ऐसा दिन तो मैंने कभी देखा ही नहीं। गुस्से से भिनाते हुए ही वे गए थे, लौट कर क्या कहर बरपा होगा इसका अनुमान था। सो मैं पड़ोस की एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। अब जो है लेखिका तो डर गई कि अब इस प्रकार से जो है पत्र आया है, तो अब पिताजी जो है मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो अब जो है वो डर के मारे पड़ोस के एक मित्र के घर में जा बैठी। माँ को कह दिया लौट कर बहुत कुछ गुबार निकल जाए तब बुलाना। तो माँ से बताया कि भाई जब पिताजी का गुस्सा निकल जाए तभी मुझे बुलाना। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुश ही हैं, चली चल, तो विश्वास नहीं हुआ। लेकिन हुआ बिल्कुल इसके विपरीत, क्योंकि जब उनके पिता जो है आग बबूला होकर के स्कूल गए थे और गुस्से से भिनभिनाते हुए जा रहे थे, तो अब लेखिका समझ गई कि जब वापस आएंगे तो मेरी खैर नहीं। लेकिन अब माता जी को कहा कि जब पिताजी आए तो क्या करना, जब इनका सारा गुस्सा उतर जाए तब मुझे बुलाना। तो अब माँ ने उन्हें आकर बताया कि चल रे, क्या कहा कि चली चल, तो विश्वास नहीं हुआ कि वे तो खुशी हैं, वो तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे। गई तो सही,
लेकिन डरते डरते। कहती हैं मैं गई तो, लेकिन मुझे डर था कि माँ भी शायद झूठ कह रही है। सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रौब है तेरा, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूं, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमकाकर डांट डपट कर जो है लड़कियों को क्लास में भेजते हैं, और अगर तुम लोग एक इशारा कर दो तो क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती हैं। तुम लोगों के मारे जो है तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है उन लोगों के लिए। कहाँ तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे, और कहाँ जो है बड़े गर्व से कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। बेहद गदगद स्वर में पिताजी ने यह सब सुनाते हुए, और मैं अवाक, मुझे न अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था और न अपने कानों पर। यह हकीकत थी। अब क्या हुआ, लेखिका जो है जब घर आई डरते डरते पड़ोस के घर से, तो उनके पिता ने जो है ये सारी बातें कही कि क्या तुम सच में जो है, तुम्हारी प्रिंसिपल कहती है कि तुम 3 लड़कियों ने जो है पूरे कॉलेज को जो है इस प्रकार से जो है डरा धमका कर रखा है। हम लड़कियों को डरा धमका कर जब कॉलेज में यानी कि क्लासरूम में बैठाते हैं तो तुम्हारे एक इशारे पर ये लड़कियां जो है सब जो है बाहर नारेबाजी करने आ जाती है। पिता जो है इस बात से बड़े खुश हुए कि ये जो लड़कियां हैं ये देश के लिए क्या कर रही हैं, ये देश के लिए नारेबाजी कर रही है। ठीक है, तो विरोध चल रहा था उस समय। तो क्या कहती हैं कि जो है तब पिता ने भी क्या कहा प्रिंसिपल से कि इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है। अब पिता को समझाने के लिए प्रिंसिपल साहिबा ने बुलाया था कि भाई अपनी बेटी को समझाइए, तुम्हारी बेटी जो है इस प्रकार की हरकतें कर रही है। लेकिन पिता ने जो है बड़े गर्व से कहा इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। बेहद गदगद स्वर में पिताजी सब सुनाते रहे और मैं अवाक रह गई, यानी कि मैं चुप हो गई। विश्वास नहीं हो रहा था लेखिका को कि सच में पापा पिताजी जो है मुझ पर इतने खुश हैं। मुझे न अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था और ना ही अपने कानों पर, यह हकीकत थी। एक घटना और जो है, एक घटना यहाँ पर इन्होंने ये बताया, एक घटना और आजाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेजों, स्कूलों और दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा जो है समूह वहां जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ यानी कि मुख्य बाजार का जो चौराहा है वहां पर इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी। इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियानूसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ है। तो अब क्या हुआ, उस समय जो है सारी स्कूल कॉलेज बंद करने के लिए जो है जगह जगह हड़ताल चल रही थी। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ यानी कि मुख्य बाजार का जो चौराहा है वहां पर इकट्ठा हुआ और फिर वहां पर मनु भंडारी भाषणबाजी कर रही थी। अब हुआ क्या, इनके पिता के एक निहायत दकियानुसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिता की लू उतारी। कैसे, क्या कहा, अरे उस मनु की तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ। ठीक है, अपने लड़कियों को आजादी दी है, आपने जो है लड़की को आजादी दी है, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ जो है हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती स्थिर रही है। वह हमारे आपके घरों की लड़कियों का को जो है शोभा नहीं देता। यह सब कोई मान मर्यादा इज्जत आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं। तो अब जो है भड़का रहे हैं उनके पिता को, किसके, मन्नू भंडारी के पिताजी को, क्योंकि वो भाषणबाजी कर रही थी चौराहे पर। अब आगे वो क्या कहती हैं, वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे गुस्से से। बस अब यही रह गया कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाए। बंद करो, इस मनु को घर से बाहर निकालो। ठीक है, अब आगे क्या हुआ, इस सब से बेखबर मैं रात होने तक घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अंबालाल जी बैठे थे। तो अब क्या हुआ, दिन में जो एक मित्र थे वो जो है पिता को भड़का करके चले गए। अब दूसरे मित्र जब तक जो है मनु भंडारी घर आई तब तक इनके दूसरे मित्र यहाँ बैठे हुए जो कि उस
शहर के जो है प्रतिष्ठित थे, जिनका नाम क्या था, डॉक्टर अम्बालाल। वो बैठे हुए थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी जो है गर्मजोशी से स्वागत किया, और जैसे ही लेखिका वहां पहुंची तो उन्होंने बड़ी ही गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ आओ मन्नू, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तो कहती है आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, यानी कि मुझे तुम पर गर्व है। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकला करो। और आगे कहते हैं यू हैव मिस्ड समथिंग। तो कहते हैं कि क्या तुम घर के अंदर ही रहते हो? तुम्हारी बेटी इतना कुछ कर रही है घर के चौराहे, शहर के इस पूरे जो है जहां पर सभी लोग जो है इकट्ठे हुए थे, तुमने जो है सब कुछ जो है मिस कर दिया है। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे, वे बोलते जा रहे थे, और पिताजी के चेहरे का संतोष जो है धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस। तो अब जो है इनके इस मित्र ने जो है मन्नू भंडारी की इतनी तारीफ की कि पिताजी का जो गुस्सा था वो अब गर्व में बदल गया, कि मन्नू ने जो है चौराहे पर इतना अच्छा भाषण दिया कि जो है वो तारीफ करते रहे कि तुमने सचमुच ये जो है ये चीजें मिस कर दी है। अब आगे की क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।